एक 1.5 साल का बच्चा जिसे ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है, वो आज भी घर के दरवाजे पे अपने नन्ही आंखों से राह देख रहा है कि उसके पिता आएंगे, उससे गोद में उठाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसके पिता 27 साल के दीपू चंद्र दास को एक उग्र भीड़ ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो हिंदू था। मयमनसिंह जिले के भालुका क्षेत्र की उस काली रात को याद कीजिए जब दीपू चंद को सरेआम निर्वस्त्र किया गया, जानवरों की तरह पीटा गया और फिर एक पेड़ से बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये दिसंबर 2025 के उस नए बांग्लादेश की हकीकत है जिसे आज पूरी दुनिया जुलाई क्रांति का फल कह रही है। राजबाड़ी में 30 साल के अमृत मंडल के साथ भी यही हुआ। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसके सांसें थम नहीं गई। आज बांग्लादेश के हवाओं में सिर्फ बारूद का गंध नहीं है, बल्कि उस हजारों अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों की चीखें हैं जिनके घर जलाए जा रहे हैं, जिनकी बहन बेटियां खौफ में जी रही हैं। ये सिर्फ एक मौत नहीं है, ये उस नफरत के कारखाने की हकीकत है जो आज बांग्लादेश में जल रहा है। जहाँ एक तरफ मासूम हिंदुओं का खून सड़कों पर बह रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स, बुद्धिजीवी अपने होठों पे ताला लगाए बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो 7 समंदर पार की घटनाओं पे मोमबत्तियां जलाते हैं, आज अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं के नरसंहार पे खामोश हैं। आज का वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में बढ़ते चरमपंथ, अज्ञात हमलावरों की खौफ, मोहम्मद यूनिस के भारत विरोधी साजिश और उस सन्नाटे की जो आज भारतीय लिबरल्स गलियारों में छाया हुआ है। बांग्लादेश में अब अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कोई हादसा नहीं है बल्कि एक मिशन बन चुका है। दीपू चंद्र दास के बाद राजबाड़ी में 30 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट को पीट पीट के हत्या कर दी गई। भारतीय विदेश मंत्रालय का आंकड़ा आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। मोहम्मद यूनिस के इस छोटे कार्यकाल में अब तक 2900 से अधिक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों पे हमले हो चुके हैं। चटगांव में 7 हिंदू परिवारों के घरों को बाहर से कुंडी लगाकर जला दिया गया। अंदर लोग चीखते रहे, लेकिन बाहर खड़ी भीड़ उन चीखों का आनंद ले रही थी। घरों के साथ उसके बेजुबान पालतू जानवरों तक को आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका सपना दिखाकर शेख हसीना को सत्ता से हटाया गया था? अगस्त 2024 में जब शेख हसीना ने देश छोड़ा तो लगा कि ये लोकतंत्र आएगा, लेकिन आया क्या? अराजकता। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद कहती थी कि यूनिस सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है, जेलों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। अल-कायदा, ISI और हिजब उल तहरीर जैसे संगठनों के 70 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी और 2200 से ज्यादा कैदी सड़कों पर घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस स्टेशन से लगभग 5800 से ज्यादा हथियार और 30 लाख राउंड गोलियां लूट ली गई हैं जो आज कट्टरपंथियों के हाथों में है। ये वही हथियार हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूनिस सरकार ने इस कार्यकाल में अब तक 2900 से ज्यादा हिंसात्मक घटनाएं अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो चुकी हैं। बांग्लादेश में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अननोन गनमैन या अज्ञात बंदूकधारी। इनकलाब मोर्चा के प्रवक्ता और कट्टर भारत विरोधी नेता शरीफ उस्मान हादी को मस्जिद के बाहर निकलते समय सिर में गोली मार दी गई। हादी वही शख्स था जो भारत के खिलाफ रैलियां निकलता था और ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा फैला रहा था पूरे बांग्लादेश में। लेकिन हादी के मौत के बाद बांग्लादेश की सड़कों पे आग लग गई। भीड़ ने उन अखबारों जिसमें प्रथम एलो और द डेली स्टार के दफ्तर को जला दिए जिन्हें वो भारत समर्थक मानते थे। यही नहीं, एक और नेता मोतलेब सिकंदर को उसी अंदाज में निशाना बनाया गया। वहाँ की जनता इसका आरोप भारत पे लगा रही थी, लेकिन हकीकत यह है कि ये वहाँ के अंदरूनी सत्ता की जंग है जहाँ हर कोई एक दूसरे के खून के प्यासे बैठे हुए हैं, जिसकी पुष्टि हादी के भाई ने कहा कि यह जो भी घटनाएं हो रही हैं वह यूनुस अपने पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে শহীদ ওসমান হাদির
গোটা খনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनिस आज अशांति के दूत बन चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के जनरल को एक ऐसी पेंटिंग गिफ्ट की जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी कि 7 सिस्टर्स को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये भारत की अखंडता पर सीधा प्रहार है। यूनिस चीन जाकर कहते हैं कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है और बांग्लादेश उस इलाके में समंदर का इकलौता रक्षक है। वो चीन को दावत देते हैं और कहते हैं कि आइए हमारे यहाँ अपना सैन्य अड्डा बनाइए। वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत विरोधी मोर्चा तैयार कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इनकलाब मंच जैसे संगठन अब भारत उच्चायोग की ओर मार्च कर रहे हैं और हमारे जो बॉर्डर्स जो पोस्ट हैं उनको तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। ये सब यूनुस सरकार के नाक के नीचे हो रहा है और वो इसे लोकतंत्र का नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस खतरे की जो सीधे तौर पे हर भारतीय की सुरक्षा से जुड़ा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हम चिकन नेक कहते हैं। ये मात्र 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जो भारत को उसके 8 राज्यों से जोड़ता है। बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं अब खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि वो इस रास्ते को चौक कर देंगे यानी काट देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारत का नेतृत्व अब बदल चुका है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उन्हें सबक सिखाते हुए कहा कि अगर तुम्हारे पास एक विकल्प नेक को काटने की ताकत है तो याद रखना कि बांग्लादेश के पास 2 ऐसे कमजोर गले हैं। पहला 80 किलोमीटर का रंगपुर कॉरिडोर और दूसरा 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर। शर्मा की चेतावनी साफ है, अगर तुमने सिलीगुड़ी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हम भारत इन दोनों रास्तों को बंद कर देंगे। रंगपुर डिवीजन बांग्लादेश से कट जाएगा और चटगांव की आर्थिक राजधानी का ढाका से संपर्क टूट जाएगा। इस दरिंदगी पर दुनिया खामोश थी जब बॉलीवुड के कुछ हस्तियों ने साहस दिखाया। जानवी कपूर ने इसे बर्बरता और नरसंहार देते हुए सवाल किए। काजल अग्रवाल ने ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू का पोस्टर लगाकर दुनिया का ध्यान खींचा। वही दिग्गज अभिनेता मनोज जोशी ने तो आईना ही दिखा दिया। उन्होंने पूछा कि जब गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो पूरी बॉलीवुड और दुनिया की संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे नरसंहार पे सब चुप क्यों हैं? यही नहीं, यहाँ के जो मौलवी और यहाँ के सो कॉल्ड लोगों के से जब इसके बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उससे हमें क्या, लेकिन वही गाजा और फिलिस्तीन में हो रहा है तो उनसे उनको मतलब है कि वो वहाँ उनकी कौम के हैं। लेकिन सवाल अभी भी उन सो कॉल्ड लिबरल्स और एक्टिविस्ट है जो मानवाधिकारों के सबसे बड़े ठेकेदार बनते हैं, जैसे अल्फा, ध्रुव राठी, अर्पित शर्मा जैसे लोग, जिन्होंने दीपू चंद्र दास के जलने पर एक शब्द नहीं कहा। ये सिलेक्टिव आउटरीच ही है जिसके आज हिंदुओं को अपने ही पड़ोस में असुरक्षित महसूस करा रहा है। हालांकि भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, भारत ने अपने वीजा केंद्र को बंद कर दिया है। सिलीगुड़ी होटल्स मालिकों ने बांग्लादेश से आने पर पाबंदियां लगा दी हैं। हमारे सेना और बीएसएफ के सीमा पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा और अतिरिक्त जवानों के साथ तैनाती की गई है। वही जो हमारे विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उसने अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़ी निंदा की है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ सेना का काम है? हमें दीपू चंद्र जैसे मासूमों की आवाज बनना होगा। हमें दुनिया को बताना होगा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो क्रांति नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित नरसंहार है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये आग हमारे घर तक पहुंच सकती है। आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस जानबूझ के भारत के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं? क्या भारत को और ज्यादा कड़ा रुख अपनाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।